इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए बीजेपी सांसद और राष्ट्रीय महासचिव राधा मोहन दास अग्रवाल जी मौजूद हैं। सर, आज ऐतिहासिक दिन, पुराने संसद भवन में फोटो सेशन होगा और उसके बाद पैदल मार्च करके नए संसद भवन आप लोग पहुंचेंगे। आज की जो कार्रवाई है लोकसभा और राज्यसभा की, वो पुराने नए संसद भवन में होंगे। किस तरह से आज के दिन को देख रहे हैं? देखिए, इसी को सनातनता कहते हैं। वह जो कभी नष्ट न हो, वह जो नित्य नूतन नया होता जाए, और वह जो स्थानीय परिवेश में, स्थानीय परिस्थितियों में, माहौल में अपने को युगानुकूल करता चला जाए। जिस समय पुरानी संसद बनी थी उसका अपना महत्व था, उसमें बहुत से ऐतिहासिक काम हुए हैं, लेकिन आज जो नई संसद बनी है उसका अपना एक अलग महत्व होने वाला है। अगर आपने नई संसद को देखा हो तो भारतीय सांस्कृतिक विरासत और अपने प्राचीन गौरवशाली इतिहास और अखंड भारत का जो स्वरूप हमारा था, उस संसद में बहुत प्रमुखता के साथ दर्शाया गया है। संसद भवन अपने आप इस बात का संवाद दे रहा है कि इस देश के राजनेताओं का लक्ष्य क्या होना चाहिए। हमारा भारत बहुत विशाल भारत था। यह दुर्भाग्यपूर्ण था कि एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारा कटते चला गया। जो भी उस भवन में जाएगा और वहाँ रहेगा, काम करेगा, उसके दिमाग में भारत का वो गौरवशाली अतीत हमेशा रहे। उस गौरवशाली अतीत की कल्पना पर आधारित होकर के आज की परिस्थितियों में वैज्ञानिक उपलब्धियों का प्रयोग करते हुए हम दुनिया में एक नई और अनूठी छलांग लगाने के लिए तैयार हों। ये नया संसद हमको इस बात के लिए प्रेरणा देगा। सर, नए संसद भवन में मोदी सरकार ऐतिहासिक फैसला भी लेने जा रही है। कल खबर आई कि केंद्र कैबिनेट की मंजूरी महिला आरक्षण विधेयक को मिली है। अब सरकार इसको पेश करने जा रही है लोकसभा में। इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? क्योंकि सरकार जो ये फैसला लेने जा रही है, क्योंकि 2010 में इसको राज्यसभा में पेश किया गया था। देखिए, ये फैसला तो पहले भी हो जाना चाहिए था, लेकिन किसी भी विपक्षी दल के अंदर ये इच्छा शक्ति नहीं थी। मुंह से कुछ और कहते थे और जब विधेयक प्रस्तुत होता था तो व्यवहार कुछ और करते थे। हमारी सरकार इसके पहले भी रही अटल जी की, और हमने उस समय भी प्रयास किया था कि हम महिला आरक्षण दे सकें। 1999 में हम लाए थे, 98 में लाए थे, 2002 में लाए थे, 2003 में लाए थे। हमने तो बार बार अपनी मंशा जाहिर की थी कि देश की आधी आबादी को उसका हक मिलना चाहिए। दुर्भाग्य था कि देश के विपक्षी दल, जिसमें कांग्रेस भी इंक्लूडेड है, इसको उसने स्वीकार नहीं होने दिया। कांग्रेस की लगातार 10 साल सरकार रही और बहुमत की सरकार रही। उनके अंदर इच्छा शक्ति रही होती तो महिला आरक्षण विधेयक 2004 से लेकर 2014 के बीच में पारित हो गया होता। 2008 में उन्होंने प्रस्तुत किया था। स्टैंडिंग कमेटी ने, पार्लियामेंट कमेटी ने रिपोर्ट दे दिया था। राज्यसभा में 182 बनाम 1 वोट से स्वीकृत हुआ था। सरकार, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कांग्रेस के थे। लोकसभा में लाए होते तो भारतीय जनता पार्टी तो दोनों हाथ खोल करके उनका स्वागत कर रही थी, लेकिन स्वयं उन्हीं की सरकार के लोगों ने उसको पास नहीं होने दिया। बिलों की प्रतियां फाड़ी गई, अशोभनीय आचरण किया गया, अलोकतांत्रिक व्यवहार किया गया, महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणियां की गई, परकटी महिलाएं, तथाकथित मॉडर्न महिलाएं, इस प्रकार के अपमानजनक टिप्पणियां की गई थी। और किसने किया? जो अपनों को लोहिया के विचारों का पोषक कहते थे। लोहिया जी क्या कहते थे? हर महिला किसी भी जात की हो, किसी भी धर्म की हो, वो शूद्र होती है, अपमानित होती है, दलित होती है, दोयम दर्जे का जीवन जीती है। लोहिया जी अपने शिष्यों को यही पढ़ा रहे थे, और लोहिया के शिष्य सदन में महिला आरक्षण का बिल फाड़ रहे थे। तो कांग्रेस ने अगर चाहा होता तो 2010 में पारित हो गया होता। उन्होंने नहीं किया। आज हम अपने प्रधानमंत्री के आभारी हैं, और प्रधानमंत्री के इस महिला आरक्षण को उनकी सोच का अभी अंतिम प्रतिबिंब मत समझिएगा। बहुत लंबी यात्रा है जो महिलाओं को, इस देश की महिलाओं को माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में करनी है। और ये संदेश उन्होंने जब पहली बार प्रधानमंत्री बने तभी दे दिया। पहला आंदोलन जो उन्होंने शुरू किया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से शुरू किया।
फिर उन्होंने प्रसव वाली महिलाओं की छुट्टियां बढ़ा करके 12 हफ्ते से 26 हफ्ते कर दिया। फिर उन्होंने ये कह दिया कि जहां 50 से अधिक कर्मचारी काम कर रहे होंगे वहां महिलाओं को काम करने की परिस्थिति इसलिए नहीं होती कि बच्चे नहीं जा पाते हैं, तो उनको क्रेचेज जरूर होने चाहिए, ये सुविधा दे दिया। फिर उन्होंने ये कह दिया कि खान के अंदर जाकर के काम करने को रात का समय सिर्फ कोई नहीं जाएगा 7 बजे के बाद, सुबह 6 बजे से 7 बजे के बीच में महिलाओं से सिर्फ मैनेजरियल और सेक्टोरियल काम लिया जाएगा। कितनी ऐतिहासिक योजना लेकर के आए थे वो उज्ज्वला योजना। महिलाएं, मैं डॉक्टर हूँ पेशे से, महिलाएं जब खाना बनाती हैं और लकड़ी के धुएं में अपने आप को फूंकती हैं, खाना कम बनता है, अंदर से उनका फेफड़ा अधिक जलता है। यह पीड़ा माननीय प्रधानमंत्री ने एहसास किया। उन्होंने इस बात का एहसास कराया कि नहीं, हमें महिलाओं को खाना बनाती हैं वो उनका काम है, लेकिन हमें महिलाओं को सुरक्षित खाना बनाने की प्रक्रिया देना, जिसमें जैसे समाज के समृद्ध वर्ग के लोग अपने सुरक्षित खाने बनाते हैं वो भी बना सकें। हृदय रोग की बीमारियां, दिल की बीमारियां, फेफड़े की बीमारियां, सांस की बीमारियां उनको न हो। 9.5 करोड़ योजना कनेक्शंस दे करके और सारी परिस्थितियों को बदलने का प्रयास किया गया। और अभी भी संख्या हमने बढ़ाई है। हमने उन गरीब महिलाओं की बेहतरी के लिए पहले 200 रुपये की सब्सिडी दी, आज हमने उसको बढ़ा करके 400 रुपया कर दिया। आप अभी देखिए ई श्रम पोर्टल पर फ़ायदा क्या हुआ इसका। ई श्रम पोर्टल पर अगर आप आज के रिकॉर्ड में जाइए, तकरीबन 30 करोड़ लोग पंजीकृत हैं। उस 30 करोड़ में से 52% महिलाएं पंजीकृत हैं। यानी मोदी जी की नीतियों के नाते हम कह सकते हैं कि आज समाज के पिछड़े वर्ग में, गरीब वर्ग में, दलित वर्ग में बड़ी संख्या में महिलाएं सशक्तिकृत हो रही हैं। वो निकल करके सामने आ रही हैं। वो अपने परिवार को चलाने के साथ साथ काम करने का प्रयास कर रही हैं। हर घर नल की योजना लेकर के आए, वो किसकी जीवन बेहतरी के लिए लाए थे? उसके लाभार्थी तो हमारी बहनें ही थी ना। कितनी दूर से जाकर के अपने सर पर पानी लाद करके लाती थी। शौचालय स्वच्छता अभियान के अंदर वो शौचालय लेकर के आए, 12 करोड़ शौचालय बनाए गए। आप कल्पना करिए, कभी भारत के बारे में ये कहा जाता था कि अगर आप ट्रेनों से गुजरिए तो आप नंगी औरतों को ट्रेन के दोनों ओर बैठ करके शौच करते हुए देख सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री का, इस देश की महिलाएं माननीय प्रधानमंत्री के आभारी हैं। उन्होंने इन सारी परिस्थितियों में ऐतिहासिक और क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिया। लेकिन सर, जो महिला आरक्षण की बात हो रही है, जिसको कल केंद्र कैबिनेट की मंजूरी मिली है, 33% महिला आरक्षण, कांग्रेस पार्टी ने स्वागत किया है। जयराम रमेश ने ट्वीट किया है, स्वागत किया और कहा है कि सरकार को इस पर सर्वदलीय बैठक में खुलकर बात रखनी चाहिए थी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी शुरू से चाहती है महिला आरक्षण का बिल आए और तभी कांग्रेस की सरकार में इसको राज्यसभा में पास कराया गया था। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है और आरोप आप लोगों पर लगा रहे हैं। मैंने जयराम रमेश की ट्वीट का जवाब दिया है, आप उसको भी खोल के देखिएगा। मैंने लिखा है, ये आपका चरम पाखंड है। जब आप सत्ता में थे, जब आपको आरक्षण देने का अधिकार था, तब तो आपने आरक्षण दिया नहीं। और जब आप 2014 के बाद से सत्ता में से हट गए और जब आपको इस बात का अंदाज लग गया कि माननीय प्रधानमंत्री महिला आरक्षण देने जा रहे हैं, तो वह पिछले 2 दिनों से आप चिल्ला रहे हैं महिला 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 महिला। अरे अपने रहते दे दिया होता। तो ये उनका ट्वीट नहीं है, ये कांग्रेस की जो एक सनातन संस्कृति की बात हम लोग करते हैं ना, तो कांग्रेस की भी अपनी एक सनातन संस्कृति है। झूठ बोलना, पाखंड करना, धोखा देना, छल पैदा करना, भ्रम पैदा करना, ये उसी संस्कृति का हिस्सा है। आप कुर्सी पर थे, 10 साल थे, बिना चुनौती के थे, क्यों नहीं दे दिया आपने? जब आपको अधिकार था तो आपने दिया नहीं। अब आप ये नौटंकी कर रहे हैं ट्वीट की कि हम देना चाहते थे। और देना चाहते थे तो दे दिया होता। चाहना और करना दोनों में बड़ा अंतर होता है। ये इच्छा शक्ति का होता है, दृढ़ संकल्प का होता है, ईमानदारी का होता है, समर्पण और निष्ठा का होता है, जो हमारी प्रधानमंत्री के अंदर महिलाओं के प्रति है। आप कोशिश देख कर देखिए, 3 तलाक छोटा सा लगता था। मुस्लिम महिलाओं से बात करके आप देखिए, आज कितनी अपने आप को सम्मानित, गौरवान्वित और उत्साहित महसूस करती हैं। किस प्रकार से वो खुलेआम स्वाभिमान के साथ आज बाजार में काम कर रही हैं। उनके पूरे के पूरे जीवन मूल्य में परिवर्तन आ गया। और यही 3 तलाक जब हम लोग लेकर के आए थे तो किसने विरोध किया था? जरा पूछिए जयराम रमेश जी से। महिलाओं के इतने बड़े समर्थक थे तो मुस्लिम महिलाएं नहीं होती हैं क्या?
उनको उनका अधिकार और सम्मान नहीं देना चाहिए था क्या इनको? सर, एक आखिरी सवाल है कि महिला आरक्षण अगर पास होता है लोकसभा में, तो इसका उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या असर होगा? किस तरह से जो है वो 2024 की भी बात करते हैं, 2024 में लोकसभा चुनाव होना है, किस तरह से इसको देख रहे हैं कि महिलाओं को फायदा मिलेगा और यूपी की राजनीति में इसका असर होगा? देखिए, चुनावी फायदे के लिए लाया हुआ विधेयक नहीं है। ये माननीय प्रधानमंत्री की जो मूल सोच है, जिसको मैंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के दिन से शुरू किया, गर्भवती महिलाओं की छुट्टी से शुरू किया, मुद्रा लोन में आज 58% महिलाएं आगे हैं। हमने जो प्रधानमंत्री आवास दिए हैं ना, उन प्रधानमंत्री आवासों में 58% आवास महिलाओं के नाम पर दिए हैं। हमने जमीनी धरातल पर महिलाओं का सशक्तिकरण किया है। उस सशक्तिकरण की प्रक्रिया को माननीय प्रधानमंत्री अपनी अंतिम ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। इसका क्या राजनीतिक असर पड़ेगा, किस प्रकार की राजनीति में परिवर्तन होगा, माननीय प्रधानमंत्री ने कभी इसको ध्यान नहीं दिया है। कोई प्रधानमंत्री हिम्मत नहीं करता नोटबंदी की। उन्होंने किया क्योंकि वो देश का भला सोच रहे थे। बहुत सारे उन्होंने ऐसे फैसले लिए हैं जिनको लेकर के नेताओं की दहस हो जाती है, भाग जाते हैं फैसला लेने से। माननीय प्रधानमंत्री इस बात के लिए जाने जाते हैं कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी विपरीत हों, हमारे उठाए गए कदमों से हमको अलोकप्रियता भी मिल जाए, लेकिन देश हित में जो काम होना चाहिए हम उसको प्राथमिकता पर करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री महिला आरक्षण महिलाओं के अधिकार के लिए दे रहे हैं, महिलाओं के सम्मान के लिए ले रहे हैं, भारतीय संस्कृति को बहुत आगे ले जाने के लिए दे रहे हैं। चुनाव में इसका क्या असर होगा और क्या नहीं होगा, न तो माननीय प्रधानमंत्री की चिंता का यह विषय है और न उनके हम जैसे सिपाहियों की चिंता का विषय है। बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए। देखिए, साफ तौर पर कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम जनों के लिए कई फैसले लिए हैं। महिलाओं की बात करें हम तो कई हितकारी जो फैसले हैं, जो कदम हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाए हैं। कैमरा पर्सन डीके के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।